तो है गाइस, हम सवेरे के उठ चुके हैं और हम नहा धोवा के आज फ्रेश व्रेश होकर के आज धूप उगा था तो हम करेंट पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। तो आज हम काफ़ी एकदम लग रहे होंगे आज, क्योंकि देखें धूप उगल था तो हम सोचे कि नहा लेते हैं। तो नहा धोवा के पढ़ने बैठते हैं और करेंट पढ़ते हैं। करेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा खा लेंगे, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और दिखाते हैं करेंट में क्या क्या हम पढ़ते हैं। तो है गाइस, जैसे कि आप लोग को बता दें कि अभी हमारा करेंट पढ़ने का समय है और हम नहा लिए हैं तो काफ़ी ठंडा लग रहा है तो सॉल्व हो लिए हैं। तो चलिए, हमारा जो करेंट था जो हमने सितंबर माह का पढ़ रखा है और सितंबर माह का जो भी मेरा बचा हुआ है वो आज 16 से कवर करेंगे। कल हमने 15 तक पढ़ा, तो चलिए आज हम 16 से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक बार आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलते हैं, पेन उन उठाते हैं, उसके बाद तो हमारा जो भी इसमें पहले आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो है, जैसे कि बता दें कि हमने कल 15 तक पढ़ा और आज उसके आगे 16 से पढ़ना है और बीच में एक दो करेंट दे रखा है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही आप लोग को हम बताएंगे। बाकी हम तो सारा पढ़ेंगे और आप लोग भी सारा पढ़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको बताएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना सारा लंबा थोड़ा सा करेंट है और इसको ना जितना अच्छे से बारीकी से पढ़िएगा उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और हर एग्ज़ाम में आप जैसे कि पता है कि हर एग्ज़ाम में करेंट रहता ही है 5 से 6 छोटा मोटा एग्ज़ाम में, और बड़ा एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, तो ये सब एग्ज़ाम में करेंट का लेवल कुछ ज़्यादा हाई रहता है। और जैसे कि 17वां बीपीएससी भी आ रहा है तो उसके लिए भी तो करेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे 30 तक, कल फिर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग को जैसे कि हम दिखा दिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं करेंट पढ़ने के बाद। तो आप लोग से जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग से पूछ लेंगे। तो हैगा, जैसे कि आप लोग को बता दें कि अभी हम करेंट पढ़ रहे थे और करेंट आप लोग को जैसे कि दिखाएं जो जो हमको पढ़ना था सितंबर का 15 के बाद जो भी 16 से पढ़ना था 30 तक, तो हमने पढ़ा और हमें जो इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग के बीच शेयर करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा जो था वो था, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वो ब्रिटेन को घोषित किया है। दूसरा हमारा था, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला पहला शीर्ष पर कौन है, पहला देश? तो वो है अपना भारत। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीतने वाला भारत है और दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। तो चलिए, कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगा? तो वो महाराष्ट्र करेगा। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अलग अदला बदली की है? तो ईरान। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। पुराना संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया है? तो संविधान सदन नाम रख दिया गया, ये आप लोग को पता होगा। और हमारा कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 84 कलाकारों को। और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला पहला विधेयक पेश किया है? तो वो गुजरात है। और हाँ, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो ये चहल बने हैं, युजवेंद्र चहल उसका नाम है, चहल, हाँ, स्पिनर गेंदबाज। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो वो अपने दिल्ली में किया गया है। और किस राज्य सरकार ने 29 जून को वाराणसी कल्याण दिवस घोषित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो वो मुंबई में हुआ है। प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित की हुई? तो ओडिशा की।
एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। और हम ये सब जो बता रहे हैं मात्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग अच्छे से सिर्फ सुन ले। और किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? तो ये वियना में हुआ है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो अंतिम पंघाल को कांस्य पदक मिला है। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है, एसबीआई लाइफ को चुना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो गुजरात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गुजरात। और ये भी इम्पोर्टेंट है, 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया है। और हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अपना भारत जो है घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। और किस थीम के साथ विश्व रिवीज मनाया गया है? तो ऑल फॉर फर्स्ट और वन हेल्थ फॉर ऑल, ये रिवीज का थीम था। सूचना के अनुसार किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो बिहार में अपना कैमूर जिला है, उसी में दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलेगा। और किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो उड़ीसा जो है वो विधानसभा में भूमि अधिग्रहण पारित किया है, उड़ीसा राज्य। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शीर्ष पर रहा है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है? ताइवान। तो हमारा एक और नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेल में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी बनाया गया था? इंदौर का। इंदौर जो है स्वच्छ शहर भी उसको माना गया है काफ़ी सालों से। तो चलिए, हमारा जो करेंट था यहाँ पे ख़त्म होता है और अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी पढ़ करके हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम लोग चल रहे हैं ग्राउंड से आएंगे तो स्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ रीजनिंग रात को पढ़ेंगे, मैथ रीजनिंग के बाद साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो चलिए, हमारा तो करंट यहाँ ख़त्म होता है और हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ते हैं। तो चलिए, पॉलिटी आप लोग को पहले दिखा देते हैं कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो है गाइस, आप लोग को बता दें कि जैसे कि हमने पॉलिटी लुसेंट उठा लिया है और अभी हमको राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ना है, जो कि हम कर लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद और नीति आयोग पढ़े थे। तो आज हम लोग को वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ना है। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ये काफ़ी लंबा चैप्टर होगा। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप लोग से हम पूछ लेते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। और चलिए, जो हमको इसमें इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप लोग के लिए अंडरलाइन करके रखेंगे और आप लोग से पूछेंगे। तो चलिए, हमारे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो है गाइस, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अभी हम पॉलिटी में 2 चैप्टर हमको पढ़ना था, जो कि हमने राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग पढ़ा। तो इस दोनों में हमें जो इम्पोर्टेंट लगा वो आप अंडरलाइन हम कर लिए हैं और आप लोग को चलिए तो हम अपना इम्पोर्टेंट जो लगा वो आप लोग से शेयर करते हैं। तो पहला हमारा था कि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक निकाय। और हाँ,
एक बात आप लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री जो होती है ना, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, वो आप लोग को भी पता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है, योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। तो चलिए, हमने राष्ट्रीय विकास परिषद में जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो तो हम आप लोगों को बताएं, और वित्त आयोग में हमको जो इम्पोर्टेंट लगा उसका भी हम अंडरलाइन करके रख लिए हैं, वो भी हम आप लोग को बताते हैं। तो जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है और 243 के 1 में किया गया है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो ये हो गया। और वित्त आयोग का जो कार्य है वो क्या क्या, मतलब वित्त आयोग को क्या क्या कार्य है, उसका काम क्या क्या है, बस वो आप लोग को सिर्फ बताना है। चलिए हम बताते हैं। जैसे कि देखिए, वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्य के बीच करों की शुद्ध आगामों का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगामों का आवंटन किया जाता है, पहला हुआ। और दूसरा, वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है, ये हुआ। और राज्य वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य का संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। ये 3 काम वित्त आयोग का हुआ। और चौथा जो काम है वो ये है, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। मतलब जो भी उसका सलाह होना चाहिए, वित्त आयोग मतलब उसके ऊपर जो राष्ट्रपति निर्देश सौंप देता है वो वित्त आयोग उसको सलाह देता है। तो चलिए ये हो गया। और हाँ, थोड़ा सा और बचला है। जैसे पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 में जनगणना के आंकड़ों की अपेक्षा 2011 जनगणना के आंकड़ों उपयोग कर रहा है। वित्त आयोग जैसे भी अभी नया जनगणना हो गया हम लोग का, 2011 का जनगणना जो था उसमें उसका जो आंकड़ा था वो 15वां वित्त आयोग अनुशंसा पर किया गया था। तो चलिए, अब हम लोग पॉलिटी तो ख़त्म हो गया और थोड़ा खाना पीना खा के अब फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर के और जाएंगे फील्ड। नहा तो लिए हैं, आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स और उसके बाद रात को मैथ। तो चलिए आप सभी को, तो हम तो पढ़ उठ लिए हैं। हमारा समय आगे ग्राउंड जाने का, तो हम सारा अवलोकन कर दिए और अब हम चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं हम लोग दौड़ने के लिए ग्राउंड। और आप लोग जैसे बता दें कि हम फिट रहने के लिए दौड़ते हैं। तो चलिए गेट खोलते हैं। तो हे गाइस, हम ग्राउंड आ गए हैं दौड़ने के लिए और आप लोग देख सकते हैं पटना से ले जा चुके हैं हम दौड़ने के लिए। तो चलिए जैकेट वैकेट खोलते हैं और दौड़ने के लिए रेडी होते हैं। तो चलिए हम यहाँ अपना रखते हैं बैग, तो फिर आप लोग से मिलते हैं दौड़ने के बाद। चलिए। तो है गाइस, हम तो ग्राउंड से आने के बाद मैथ रीजनिंग पढ़ रहे थे और हमें यहाँ पता ही नहीं चला कि हम कब वीडियो बनाए। तो अभी हमको अचानक ध्यान पड़ा कि वीडियो बनाना है, तो अभी हमने रीजनिंग और मैथ बना लिए हैं
और धीरे बोल रहे हैं ताकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हमने तो मैथ रीजनिंग बना ली, जिसमें मेरा रीजनिंग का स्कोर 17 रहा आज 20 में, और मैथ फिर से आज 12 ही मैथ बना पाए, और थोड़ा सा फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर मैथ बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग से फिर स्टैटिक्स पढ़ते हैं, उसमें मुलाकात करते हैं। तो हमारा मैथ और रीजनिंग तो हो गया, तो हम बुक रख देंगे और अभी हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में पढ़ के आप लोग को बताते हैं कि आज स्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग, ठीक है। तो ये हमने स्टैटिक्स का बुक ले लिया, और स्टैटिक्स में आज हमको इंद्रधनुष बनना ये पढ़ेंगे, और ये काफ़ी लंबा होगा। तो आज कम से कम इसको ख़त्म करके, और यहाँ उत्तल दर्पण तक यहाँ पढ़ के छोड़ देंगे, और इसके बाद कल पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आप लोग को पढ़ के जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को बताते हैं। तो रहेगा जिससे कि हमने आपको बताया कि अभी हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स में हमने इंद्रधनुष का बनना पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसमें स्टैटिक्स में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को बताते हैं। सर्वप्रथम जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है। इसके कारण सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है और इंद्रधनुष बन जाता है। लाल रंग में उच्च तरंगे होने के कारण सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी रंग में निम्न तरंगदैर्घ्य होने के कारण सबसे अधिक मुड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण परावर्तित प्रकाश बूंदे से बाहर निकलते समय अपवर्तित हो जाता है। तो ये सब ना कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इन रंगों का क्रम वर्ण कहा जाता है। और अब आप लोग को जैसे पता है कि इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो 7 रंग का होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, इन सब रंगों से मिलकर के इंद्रधनुष बनता है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक एवं उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। प्रकाश के रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और रंगों की चाल भी अलग अलग होती है। इस कारण प्रकाश के भिन्न अवयवी रंगों में भिन्न भिन्न कणों में अपेक्षित होते हैं। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैंगनी का सबसे कम और लाल का सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसका प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कर घटना की अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्य एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का लाल दिखाई देना, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई देना, पानी से भरे बाल्टी बर्तन की तल को पड़े हुए सिक्कों की ऊपर उठा हुआ दिखाना, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई में कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती है। सघन माध्यम में अपवर्तित किरण के उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो अवयव शर्तें हैं, जैसे कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करते हैं, और जो है वही बताते हैं। आपतन कोण का मान क्रांति कोण को अधिक होता है। आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन का प्रयोग, इसका जैसे ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का कारण पानी के भीतर रखी परख नली का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का अधिक
चमकदार दिखाई पड़ना, रेगिस्तान में मरीचिका का कारण। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है यही इम्पोर्टेंट रहा, और आप लोग से फिर मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। तब तक हम जाते हैं साइंस में पढ़ने, और साइंस में अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि हम नहीं डाले हुए हैं इसका, तो हम कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, आप लोग भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ें। तो जाइए हमारा पूरा वीडियो देखिए आप लोग। तब तक मिलते हैं कल के अगले न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी को, बाय।